Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रोफेसर महापात्रा, अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और वो सवाल पूछेंगे जो मेरे ख्याल से सभी लोगों की जुबान पर इस वक्त है कि भाई 90वें दिन युद्ध एंटर हो गया है, किसका पलड़ा भारी है? दो लोग लड़ रहे होते हैं, जब तक अपने घर की लड़ाई नहीं होती तो आदमी सोचता है बताओ भाई कौन जीत रहा है। अब तो बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरा पे छोड़ दिए, कौन जीत रहा है तो कहना मुश्किल है। चलिए, पलड़ा किसका भारी लग रहा है अभी आपको? क्योंकि इजराइल को कहा जाता था कि अभेद किला है, उसका आयरन डोम है और इजराइल की टेक्नोलॉजी ऐसी है, दुनिया को सप्लाई करता है। तो अभी तो कहना मुश्किल है पलड़ा किसका भारी है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आ रहा है उस पर लगता है कि इजरायली ने जो क्लेम कर रहा है अभी भी कि करीब इसकी 60% जो है, जो उनका टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया है। लॉन्च पैड को भी काफ़ी ज़्यादा उसने क्षतिग्रस्त किया है। तो ये करने का मतलब है कि उसके जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे वीक करने का, क्योंकि ज़्यादातर मिसाइल इजराइल के ऊपर जाता है। अभी तो सुपरसोनिक भी छोड़ दिया है, तो क्लस्टर बम्बर भी छोड़ा है, तो क्लस्टर बम भी छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ईरान की भी एक व्यस्तता है, क्योंकि अभी ये प्री कंडीशन लगा जेनेवा में ये कहा है कि इजराइल ने बंद कर देगा तब तो जाके अमेरिका के साथ वो एंगेजमेंट करेंगे। इस तरह का वो कंडीशन लगा है, क्योंकि ईरान को पता है कि इस तरह के जंग जो है बहुत दिन तक नहीं झेल सकता है। जब भाई साहब ने कहा कि पॉपुलर रिजल्टमेंट नहीं है और सारे लोग खुश हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी एक सेंट्रलाइज स्टेट हो और उसके जो रूलर है लोग से इलेक्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली एजुकेटेड जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के ग्रेजुएट से, इनके दिमाग में कभी कभी आता है इतने ज़्यादा ओवरडोज हो गया जो धर्म के, इस्लाम के, तो उनके कभी कभी बड़ी क्या कहते हैं रेस्टलेस हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या धर्म है हर जगह पे। मेरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर मुझे एक दो पूछे व्हाई मैं मुस्लिम। इसका मतलब है कि जो ओवरडोज है हर जगह पे, जो मुल्ला जो वहाँ पे है, जो उलेमा है, उनसे कहीं ना कहीं यंगर लोगों के अंदर रिजल्टमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की मास की इस तरीक़े से है अगेंस्ट द रेजिम। 1979 के बाद जो इस तरीके से इस्लामिक रूल वहाँ पे हुआ है, क्योंकि याद रखिए ईरान जो है 1935 इसका नाम चेंज हुआ, इसके पीछे एक बड़ी सिविलाइजेशन है साइरस द ग्रेट की तरह। तो इस पे झगड़ा वहाँ पे अभी जो है ईरानियत इस्लामियत जी, कौन सा ज़्यादा भारी पड़ेगा। इस्लामियत मतलब एवरीथिंग सेंटर्ड अराउंड रिलीजन इस्लाम। ईरानियत जो है प्री इस्लामिक पर्शियन, जिसको शाह ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, इनको कैलेंडर हो गया, इनका नाम देना। तो ये जो है ये झगड़ा अभी भी ईरान में है, लेकिन कितने परसेंटेज इसको सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते कहना मुश्किल है। मुझे लगता है जो पेरीफेरी में जो लोग रहते हैं, कंट्री साइड में, गांव में, उनका अंदर इस तरीक़ा से भावना है, धर्म वाली भावना है। और ये जो आयतुल्ला है ये भी किसी तरह अपनी जो होल्ड है पावर पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर कोई पावर में जो रह गया वो छोड़ना नहीं चाहता है। वहाँ पे देखिए आयतुल्ला के नीचे जो इंटरनेशनल जो एक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ये ज़्यादा भारी पड़ रहे। सक्सेशन के ऊपर भी उनका झगड़ा चल रहा था, इनका बेटा सेकंड बेटा बनेगा कि आरजी का जो हेड था, जो सुलेमानी तो मर गए, दूसरे वाले वो बनेंगे। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम है। इसका भी मतलब नहीं निकलना चाहिए कि ये इराक जैसा एक फ्रजाइल स्टेट है। मैं आपको ये दूर कर दूँ, ये ना तालिबान है जैसे अफगानिस्तान में था, ना कोई सदाम हुसैन का इराक है कि असाद का सीरिया है। ये तीनों के तीनों, ये दोनों, एक एग्जाम्पल इधर रखिए, दूसरा आप ईरान करके अलग ही है। तो यहाँ पे कहना कि रेजिम चेंज हो जाएगा, अभी हाल में इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपना वक्तव्य को चेंज किए कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन 2 दिन तो तक कहते रहे किमने को हटाना है उन्हें ना। ये इतना ही इजी नहीं है। ईरान के अंदर जो नेशनलिज्म है इसमें पर्शियन, आज के डेट में पर्शियन भी है और शी इस्लाम भी है। ठीक है, तो दोनों इतने डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस सीरीज में एक मार्टायरडम जो है वो बड़ी चीज़ है कि आपको सीज में रेजिस्टेंस करना, रजिस्ट करना, आपको सेक्रीफाइस करना, वो बड़ी चीज़ है। तो वहाँ के लोग पता नहीं जैसे जैसे आप बम्बार्डमेंट करते रहोगे, उनको डिस्ट्रॉय करते रहोगे, उनकी यूनाइट कर देगा, ये बड़ा रिस्क। ठीक है, यही बात मैं जनरल रॉय के साथ लेके जाती हूँ, जो सर ने कही, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इजराइल ने जंग में कूदा, 9वां दिन एंटर हो गया है। क्या ईरान का जो असेसमेंट जो रिटेलिएशन का था वो कहीं ना कहीं थोड़ा
रॉन्ग रह गया? क्योंकि जो शुरुआत में अग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे थे इजराइल की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, अब वो थोड़े मेलो डाउन हुए हैं। पिनाज, मुझे अगर आप थोड़ा सा समय बिल्कुल देंगे पूरा समय, तो मैं आपके ऑडियंस को कुछ एक मूल बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपका एक एम या डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, वरना आप चल पड़े हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, मंजिल मालूम नहीं। तो अगर आप देखें तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो आयतुल्लाह ख़ोमेनी है वो एक देश के सिर्फ रूलर ही नहीं है, वो 20 करोड़ जो विश्व में शियाज़ हैं उन सबके अल्लाह के बराबर हैं। आयतुल्लाह मतलब गॉड, वॉइस ऑफ गॉड हैं वो। ये शिया और सुनीज़ में फ़र्क है, सुनीज़ का कोई प्रॉफिट दोबारा नहीं आया, लेकिन शियाज़ में ऐसा नहीं चलता है, उनके लिए वो गॉड हैं। और तीसरी बात यह है, यहाँ पे हम बाकी जो प्लेयर्स हैं रशिया और चाइना उसको भूल जा रहे हैं कि ये वो भी जियोपॉलिटिकल एरिया जो है ये वाला, उसके वो प्लेयर्स हैं। अब पहली बात आप लीजिए, पहले इजराइल का जो कुछ भी हमास ने किया वो बहुत ही गलत था, टेररिस्ट एक्शन था, और वो बंदी बना के ले गए उतने सारे, मुझे नंबर्स तो याद नहीं कितने इजरायलीज़ को बंदी बना के ले गए। तो इजराइल ने जो पहला हमला किया था हमास हिजबुल्लाह के ऊपर, वो था अपने बंदी को छुड़ाने के लिए। वो 20 महीने हो गए हैं उस लड़ाई को, शायद 21 महीने हो रहे होंगे अब, वो नहीं छूटे अभी, कुछ एक अभी भी उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं। तो वो एम नहीं पूरा हुआ, वो पहला उनका एम था, मुद्दा था वो छुड़ाने का। अब आइए इस बात पे, वहाँ से गाज़ा से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ मर रहे थे, ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने सोचा अब ईरान जो कि बिल्कुल सबको सप्लाई करता है, तीनों ग्रुप मेंटेन करता है, हमास प्रॉक्सीज थे, हमास, हिजबुल्लाह एंड हौतीस, तो उन्होंने बोला अब ईरान पे हमला करो। अब ईरान पे हमला करने के लिए उन्होंने अपने लिए 2 एम लगाए। पहला एम क्या था कि हम उसके जो है न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जब आपने ऐसा सोचा है कि न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके पास तो वो काबिलियत थी नहीं। आपको मालूम है कि वो माउंटेन्स के अंदर हैं वो सारी फैसिलिटीज़, आप बाहर की एंसिलरीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मेन जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट जो माउंटेन्स के अंदर है फार्दो में, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने भरोसा अपना अमेरिका के ऊपर रखा। फिर थोड़ी से जब बमबारी हुई, थोड़ी और आगे चले तो रजीम चेंज वाली बात आ गई, ये तीसरी बात आ गई। अब रजीम चेंज के बारे में ऑलरेडी प्रोफेसर्स काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं कि ईरान जो है वो 79 में जब शाह ऑफ ईरान गिरे थे और ख़ोमेनी की यहाँ पे पूरी पकड़ बनी थी, उसकी इतिहास तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो एक अभी इस समय मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में एक अकेला ऐसा देश है जो कि अभी वहाँ खड़ा हुआ है अपने बलबूते। और तब से लेके अब तक इतने सालों में उन्होंने तभी ये प्रण कर लिया था कि हमने आत्मनिर्भरता पे ख्याल रखना है जी, और हमने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही अपने कदम उठाने हैं। इसीलिए सैंक्शंस के बावजूद आज जो मिसाइलें वहाँ से निकल के आ रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपको पता है, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी और उनके पास इतना असला होगा कि जैसे ख़त्म होता नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये हो गई दूसरी बात, जो मैं एम की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो है, अभी इजराइल ये सोच रहा है कि ना तो इनके बस में उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, शुरू से ही बोलते आए हैं। और ट्रंप की बात आप सुन ही चुके हैं, उनको 2 हफ्ते का समय चाहिए। अब समय उनको इसलिए चाहिए कि उनकी अपनी सोच विचार या उनकी फोर्सेस तैयार नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि इवैक्यूएशन भी हो रहा है, उनकी कई अमेरिकन ट्रूप्स इस एरिया से निकल भी रहे हैं। तो किस लिए उनको 2 हफ्ता चाहिए, किसी को मालूम नहीं किस लिए चाहिए। तीसरी बात आ जाती है बाकी प्लेयर्स का। रशिया और चाइना ने इतने सालों में, जब से ईरान पे सैंक्शंस चल रही हैं अमेरिका की, तब से लेके अब तक ईरान को सपोर्ट किया है। उन लोगों ने कई चीज़ों में उसका साथ दिया है, उसका तेल खरीदा है, हाँ चाहे अपने फ़ायदे के लिए ही, लेकिन अपनी सस्टेनेंस के लिए वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी वो की है। और ईरान जिस दिन ये लड़ाई बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 8 आइलैंड्स हैं, 8 आइलैंड में से 7 के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। और उसकी वजह से कंप्लीट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी तो वर्ल्ड के अंदर, रीजन के लिए क्या, वर्ल्ड के अंदर पूरी जो एनर्जी की सोर्स है वो बिल्कुल एक तरह से समझिए कि बंद हो गई। तो ये इन्फ्लेशन और जो हम बातें कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचेगा किसी को मालूम नहीं है। और चीन और रूस भी नहीं चाहेंगे कि जिस देश के अंदर, जिस लीडरशिप के अंदर, जिस जगह पे उन्होंने इतने सालों से इन्वेस्ट किया, उसको बचा के रखा है, पाल के रखा है उन लोगों ने भी कुछ हद तक, कहाँ से रिजीम चेंज को इतनी जल्दी होने देंगे, वो कहाँ से इस बात को ख़त्म होने देंगे। तो ये सारे जो फिशर्स हैं, अलग अलग ये पावर प्ले जो चल रहे हैं, इस सब के चलते किसी के लिए कह पाना कि कौन कौन इसमें आएगा कि नहीं आएगा और कब कितने समय तक ये बात चलेगी, मुश्किल है।